Hello students, myself Anurani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature. In this video, we start our new poem that named Rabbi Ben Ezra, composed by Robert Browning. आज हम नई पोएम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रबी बैन इज़रा कंपोज, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। जैसा कि हम करते आते हैं पहले की पोएम्स में भी, सबसे पहले हम आज की जो हमारी वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन रीड करेंगे टू द पोएम एंड ऑल्सो टू द पोइट और पोएम के बारे में जानकारी प्राप्त देखेंगे कि पोएम के अंदर जो पोइट है ब्राउनिंग है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। सबसे पहले तो आपकी ये जो पोएम है रबी बेन इज़रा, ये क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? एक लिटरेरी टर्म है इन विच द पोएट स्पीक्स एज अ स्पीकर। क्या बोलते हैं? वो स्पीकर की तरह बोलता है, लेकिन वो स्पीकर पोएट खुद नहीं होता, कोई अदर मैन होता है। जैसे कि किसी अदर मैन की आवाज़ में या अदर मैन की जो फीलिंग है, जैसे कि कोई भी फेमस नाम होगा उसकी फीलिंग्स जो होगी वो पोएट शो करेगा एज अ स्पीकर बनकर, लेकिन पोएट खुद कोई भी बात नहीं करेगा। उसमें पोएट के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगी। उसमें क्या होंगे, जिस टॉपिक के ऊपर वो पोएम लिखी हुई है उस टॉपिक को अपनी दिमाग कि अपनी तरफ से जो भी बोलने वाला जो स्पीकर है वो बोलता है। तो ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी टर्म होती है जिसमें जो पोइट है वो एक अदर स्पीकर कि अदर मैन की तरह स्पीक करता है, अपने जो व्यूज़ होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है अपने पोएम के थ्रू। तो ये जो आपकी पोएम है रबी बैन इज़रा, ये एक ड्रामेटिक का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। और ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ये क्या है, बहुत ही फेमस पोइट थे एलिजाबेथन एज के। और ये किसके समकालीन थे? ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के समकालीन थे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो बहुत ही अपने टाइम के बहुत ही फेमस पोइट थे, राइटर थे और ऑथर थे। उसी तरीके से रॉबर्ट ब्राउनिंग भी अपने स्टार्टिंग के टाइम के अंदर थे कि क्या है, बहुत ही लो डाउन डाउन इनकी जो वैल्यू थी वो डाउन थी। लेकिन जब इन्होंने अपनी पोएम लिखी थी द रिंग एंड द स्टोर, तो उसके कारण वो बाद में क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनको द पोइट ऑफ लोरेट कि जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय नेशनल जो पोइट होता है उसको कहते हैं पोइट ऑफ लोरेट। वो पोइट ऑफ लोरेट बनाने के लिए भी इनको प्रेफर किया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो हम अपनी इस वीडियो में पोइट के बारे में रीड करेंगे। हमारे पोइट का नाम है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने बहुत ही फेमस पोएम लिखी है, दैट नेम इज़ रबी बैन इज़रा। तो हम पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन टू द पोइट रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन रीड करेंगे पोइट का, जो हमारे पोइट हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्राउनिंग वाज बोर्न एट Camberwell on May 1812। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनका जन्म कहाँ हुआ था? मई 1812 में कम्बरवेल में हुआ था। एट एन अर्ली एज, अपनी शुरुआती एज में, अपनी शुरुआती उम्र में, ही वॉज एजुकेटेड बाय हिज मदर, इनको इनकी माता के द्वारा पढ़ाया गया था। जो इनके फादर थे वो क्या थे? एक बैंक मैनेजर थे। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर थे, जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग ही था, वो क्या थे? एक बैंक मैनेजर थे। और कि ना तो ज़्यादा रिच थे और ना ही ज़्यादा पुअर थे, मिडिल क्लास के थे। और इनकी जो मदर थी वो क्या थी? उनका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसके कारण कि जो इनके पिताजी थे, पापा थे, वो क्या थे? स्लेवरी को नापसंद करते थे। स्लेवरी जब इनका जन्म जाना हमें पता है, स्लेवरी नौकरशाही थी।
तब क्या था, नौकरशाही थी इंग्लैंड में, तो इसके जो फादर थे वो नौकरशाही के बिल्कुल खिलाफ थे, और इनकी मदर थी जो वो क्या थी, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती थी। इनको क्या था, स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे उनको स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इनकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है इन एट द अर्ली एज, जो इनकी शुरुआती जो आयु थी उसमें इनकी एजुकेशन, इनकी जो स्टडी है वो किसने करवाई थी, मदर ने करवाई थी। बाद में एक ट्यूशन मास्टर इनके लिए कर दिया गया था, मतलब कि लाया गया था, जो इनके पिताजी की, मतलब इनके फादर की, रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। इनको बुक रीडिंग का, आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने क्या है, अपनी एक अलग से लाइब्रेरी बना रखी थी इनके फादर ने, जिसमें 6000 से भी ज़्यादा बुक्स थी, और वो भी रेयर बुक्स थी। तो उन जो लाइब्रेरी में बुक्स थी उन्हीं के द्वारा इनको पढ़ाया गया था, अपने ट्यूशन मास्टर के द्वारा। और छोटी सी एज में अबाउट 16 और 17 की जो थी, इन्होंने स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश और भी कहीं फ्रेंच और भी भाषाएं अच्छे से सीख ली थी। तो इनका क्या था, इंटरेस्ट तो था, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, स्कूली लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में, और जैसे कि हम देखते हैं इनकी मदर ने जो इनको क्या है, किसकी तरफ, म्यूजिक की तरफ इनका जो ध्यान था उनको खींचवाया था, क्योंकि इनके फादर और मदर दोनों ही लिटरेरी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट थी इनके पेरेंट्स की। इसके कारण इनकी जो अटैचमेंट है लिटरेचर से वो बनी थी शुरू की उम्र में ही। उसके बाद रीड करते हैं, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यहाँ पर मैंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का शॉर्ट नेम राइट कर दिया है, A.L. टेनिसन। ये किसके कंटेम्पररी थे? कंटेम्पररी का मीन्स होता है समकालीन, मतलब कि जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का टाइम था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ही फेमस रहे थे उस टाइम पे, ये क्या थे, उनके समकालीन थे। ब्राउनिंग हैज कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर। जो ब्राउनिंग है उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, मदर और फादर की इनहेरिडिटी के कारण इनको इंटरेस्ट बना था लिटरेचर में, क्योंकि इनके फादर लिटरेचर से अटैच करते थे, उनको बुक रीडिंग का, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, और इनकी मदर का म्यूजिक में था। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इनके अंदर आया और इनका बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट बन पाया। He was famous for his dramatic monologue। अब मैंने आपको बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में मैंने आपको बताया है कि ऐसी पोएम्स जिसमें क्या होता है, स्पीकर होता है, लेकिन वो स्पीकर पोएट खुद ना होकर अदर कोई मैन होता है, और अपने वो पॉइंट ऑफ व्यू किसी सब्जेक्ट मैटर पर हमें बताता है, हमसे बात करता है रीडर से। तो ये था, ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे रॉबर्ट ब्राउनिंग। ही वॉज फेमस फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स थ्रू हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। और ये किसके लिए फेमस थे? अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के द्वारा ये जो कैरेक्टर की जो साइकोलॉजिकल स्टडी थी उसके लिए फेमस थे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते थे उसकी साइकोलॉजिकल जो थॉट्स थे, जो उसके मानसिक जो विचार थे, जो वो अपने दिमाग में रखता था। किसके? जो स्पीकर होता था, कैरेक्टर मतलब जो स्पीकर होता था, उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते थे अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग में। उनके कारण क्या था, इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ब्राउनिंग वॉज ए लव पोएट। जो ब्राउनिंग थे वो क्या थे? लव पोएट थे। एंड हिज पोएट्री वॉज मेनली, और इनकी जो पोएट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनली किसके लिए जानी जाती थी? नॉन फॉर हिज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिज्म आशावादी, मतलब कि इनकी जो पोएम्स होती थी वो क्या होती थी? आशावादी होती थी। जैसा कि हमने आपकी लास्ट वीडियो में गोइंग के बारे में रीड किया था, गोइंग फिल्म लाके की, वो क्या थे? पैसिमिस्टिक थे पोएट। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो क्या है? एक
ऑप्टिमिज्म में इनका विश्वास है, आशावादी ये पोइट थे। इन 1838 he went to Italy and after his return from there he met 1838 में ये कहाँ गए थे, इटली गए थे। वहाँ से आने के बाद, अब मेरे को कोई आपको ये मतलब मेरा कोई ये नहीं है कि इनको इटली जाए या इंग्लैंड जाए, लेकिन मेन पर्पस क्या है ये बताने का। तो इटली गए थे, जब वो वापस वहाँ से आए तो ये किससे मिलते हैं, एलिजाबेथ ब्रंटी से मिलते हैं। एलिजाबेथ से मिलते हैं जो कौन थी, इनकी फ्यूचर वाइफ थी। Who was his future wife, जो इनकी बाद में क्या बनी थी, उनसे अफेयर स्टार्ट हुआ था एलिजाबेथ से और बाद में वो उनकी वाइफ बन गई थी। लेकिन जो ये एलिजाबेथ थी ये इनसे 6 इयर्स बड़ी थी, मतलब 6 साल बड़ी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग से, और एक मास्टर ऑफ स्लेव्स के बेटी, मतलब कि जो स्लेव ओनर थे उनकी बेटी थी। जो एलिजाबेथ थी वो क्या थी, एक स्लेव ओनर, मतलब कि नौकरशाही के ही एक बहुत ही बड़े, मतलब कह सकते हैं हम सहायक कह सकते हैं, या उनके पिता थे वो क्या थे, एक नौकरशाही आदमी थे, उनकी बेटी थी। Who was his future wife बता दिया। And also more famous poetess of that time than Browning, और वो जो ये ब्राउनिंग की जो वाइफ थी एलिजाबेथ, ये क्या थी, ज़्यादा फेमस थी उस टाइम, किससे, अपने टाइम, मतलब कि जो एलिजाबेथ जो एज चल रही थी उससे वो अपने जो हस्बैंड था ब्राउनिंग उससे ज़्यादा फेमस थी। इसके बाद जो इनके पिताजी थे, मैंने बताया एलिजाबेथ के जो पेरेंट्स थे, मतलब कि पापा थे वो क्या थे, नौकरशाही के थे, और रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या थे, नौकरशाही के विरुद्ध थे। और ये जो एलिजाबेथ है ये भी क्या है, नौकरशाहों की बहुत ही बड़ी आलोचक थी, क्रिटिक्स थी, जबकि ये खुद भी क्या थी, उसी मतलब कि जो स्टैंडर्ड था उसी से ये बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी ये क्या थी, स्लेवरी को डिसलाइक करती थी। इसलिए मतलब कि जो उसके फादर थे, किसके, एलिजाबेथ के जो फादर थे वो इनकी मैरिज के लिए तैयार नहीं थे। तब इन्होंने सीक्रेटली मैरिज की थी, सीक्रेट मैरिज की थी इन्होंने, और 10 सालों के बाद जब इनकी बहुत ही बढ़िया मैरिड लाइफ चल रही थी तब एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने बेटे के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये थी इनकी लाइफ के बारे में रीडिंग। जो पोइट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद इनके फेमस वर्क, रॉबर्ट ब्राउनिंग के फेमस वर्क्स क्या हैं, हम इनके ड्रामा देखें। अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग के हम ड्रामा देखें तो उसमें फेमस हैं पीपा पासेस, ये इनके नाम हैं ड्रामा के। फर्स्ट इज पीपा पासेस, सेकंड इज किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स, एंड थर्ड इज असोल्स ट्रेजेडीज। ये तो क्या थी, इनके ड्रामा थे। इसके बाद हम पॉलिटिकल अचीवमेंट देखते हैं इनकी, क्योंकि ये क्या थे, स्लेवरी के बहुत ही बड़े क्रिटिक थे, तो इनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अचीवमेंट तो होनी थी। तो इनका करेंगे ड्रामेटिक लिरिक्स, सेकंड हैंड द इन एल्बम, एंड थर्ड इज मैन एंड वुमेन। ये यहाँ पर मैंने कुछ ये वर्क्स आपको बताए हैं ताकि आपको लर्न करने इजी रहे। इनके अलावा भी इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क रहे हैं। एक बार हम फिर से इसको रीड करेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बोर्न एट कॉमरवेल ऑन मई 1812। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनका जन्म कॉमरवेल में हुआ था मई 1812 में। एट एन अर्ली एज, अपनी शुरुआती जो मतलब उम्र थी, he was educated by his mother, तब इनको इनकी माता के द्वारा पढ़ाया गया था। he was contemporary of अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये किसके समकालीन थे, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के टाइम के पोइट रहे हैं। ब्राउनिंग हैज कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर। जो ब्राउनिंग है उनका बहुत ही कीन का मतलब होता है गहरा या तीखा, तीखा मतलब कि बहुत ही गहरा इंटरेस्ट था किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। इसका मैंने आपको कारण बताया है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो पिता मतलब फादर थे वो क्या थे, आर्ट से जुड़े हुए मैन थे, और इनकी मदर थी वो क्या थी, म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी।
इसीलिए अकॉर्डिंग टू हेरेडिटी ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्ट इन लिटरेचर। इसलिए क्या था, ये लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते थे। और इन्होंने जो अपनी पोएम है वो अपनी फर्स्ट पोएम 19 एज में अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश करवाई थी, लेकिन इनको पब्लिशर नहीं मिल रहा था कोई। जब इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम की कलेक्शन लिखा था तब इनको पब्लिशर नहीं मिला था। बाद में इन्होंने जो अपनी बुक्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, उनको ख़त्म कर दिया था। और इनके जो फादर थे वो क्या थे, इनके बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। बाद में वो क्या करते थे, खुद ही इनकी बुक्स को स्पॉन्सर करते थे, मतलब कि खुद ही इनके स्पॉन्सर बन गए थे इनके पापा थे। और एक बात और आपको नोटेबल है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, जब तक उन्होंने शादी नहीं की, मतलब कि एट द एज ऑफ 34, जब ये 34 एज के होती है, एट द एज ऑफ 34 he was fully dependent on his parents। 34 साल की उम्र तक तो ये अपने मम्मी पापा मतलब कि अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहे थे। लेकिन सेल्फ डिपेंड कब बने थे, जब इनकी मैरिज होती है किनसे, एलिजाबेथ से। तब ये जाकर क्या हुए थे, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट हुए थे। तो इनके पिताजी ने क्या था, खुद ही स्पॉन्स करते थे इनकी लिटरेचर को, इनकी लिटरेचर राइटिंग को। उसके बाद हम रीड करते हैं, ही वॉज मतलब कि जो ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग वॉज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो ब्राउनिंग है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ही फेमस है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको समझ आ गया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ये आपकी लिटरेरी टर्म में भी है आपके सिलेबस में, इसको भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे हमारी एक वीडियो में। ब्राउनिंग वॉज मेनली अ लव पोइट। जो ब्राउनिंग है वो मेनली क्या है, एक लव पोइट है। एंड हिज पोइट्री वॉज मेनली, जो मतलब कि अब लव पोइट, जैसे कि जो ब्राउनिंग है वो लव पोइट कैसे बना, इनका फुली इंटरेस्ट था शैले के। जो पीबी शैले हैं उनके, पीबी शैले एक बहुत ही अच्छे पोइट हैं, उनके मतलब कि क्या थे, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। पीबी शैले से बहुत ही ज़्यादा जो थे ये अट्रैक्ट हुए थे। और पीबी शैले की जो मतलब लाइन थी उसी को उन्होंने फॉलो किया था। पीबी शैले भी क्या थे, एक रोमांटिक पोइट थे, एक लव पोइट थे, उन्हीं को इन्होंने क्या है फॉलो किया था। और पीबी शैले की तरह ये भी क्या बन गए, एक लव पोइट बन गए। और इनके जो वर्क में हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू इनके मिलते हैं। और पीबी शैले के लिए इन्होंने एक उनकी अप्रिशिएट करने के लिए उनकी प्रशंसा में एक बुक भी लिखी थी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हुए थे। उनके बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो ब्रॉड मतलब कि जो कस्टमर थे वो ज़्यादा नहीं हुए थे, उनको रीडर नहीं मिल पाए थे। लव पोइट थे ये। एंड हिज पोइट्री, और इनकी जो पोइट्री थी वो मेनली, वो मुख्य रूप से नोन फॉर हिज ऑप्टिमिज्म, वो आशावादी, अपनी आशावादी प्रकार के कारण इनकी जो पोएम्स थी वो ज़्यादा फेमस थी। इन 1838 1838 में ही वेंट टू इटली, वो इटली गए। एंड आफ्टर दिस रिटर्न, और वहाँ से वापसी में, फ्रॉम देयर, वहाँ की वापसी में, तब ये ही मैट एलिजाबेथ, तब वो किससे मिलते हैं, एलिजाबेथ से मिलते हैं। who was a lady who was the lady who was his future wife, जो उनकी क्या बनती है, भविष्य में इनकी वाइफ बनती है। और इनसे 6 years बड़ी थी, एल्डर थी। एंड इन्होंने क्या कर ली थी बाद में, सीक्रेट मैरिज थी इनकी, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे, एलिजाबेथ के पेरेंट्स थे, वो इनकी मैरिज से क्या थे, ना खुश थे और इनके मैरिज के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। ऑल्सो मोर फेमस, जो ये एलिजाबेथ थी ये बहुत ही मतलब कि उनसे ज़्यादा फेमस थी, पोइट्स थी ऑफ दैट टाइम, उस टाइम के, देन ब्राउनिंग। ब्राउनिंग की तुलना में जो एलिजाबेथ है वो ज़्यादा फेमस थी। इसके बाद इनके हम फेमस वर्क देखते हैं, ड्रामा थे इनके, रॉबर्ट ब्राउनिंग के, पीपा पासेस,
किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स, सोल्स ट्रेजेडी। और इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट में अदर वर्क हम देखते हैं, ड्रामेटिक लिरिक्स, द इन एल्बम, मैन एंड वुमेन। तो ये थे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। एक स्क्रीनशॉट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, रॉबर्ट ब्राउनिंग रफी बैन हिजरा पार्ट 1। अगले पार्ट में हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।